मैं 1987 में बीए करने के तुरंत बाद एक अखबार में मैं रिपोर्टर हो गया था, गाजियाबाद में नौकरी करने लगा। तो एक पत्रकार महोदय मुझे बार बार ये मुहावरा वो सुनाते थे, दोहा के गूजर अहीर कंजर कुत्ता बिल्ली बंदर, ये छह ना होते तो खुले किवाड़ों से होते। अब सुन के अपमानजनक तो बहुत लगे, लेकिन सुन ले। फिर मुझे एक किसी सज्जन ने कहा, मैंने उससे कहा यार वो ऐसे सुनाता है बार बार मुझे, तो उन्होंने कहा ये दोहा सुना दे करो उसे। यद्यपि मैंने वो दोहा कहीं सुनाया नहीं, पर आज बोल देता हूँ माफ़ी के साथ। मुझे खुद अच्छा नहीं लगा इसलिए मैंने कहीं सुनाया नहीं, लेकिन आज बोल देता हूँ क्योंकि इसी विषय पर कार्यक्रम है। उन्होंने कहा ये सुना दिया करो कि ब्राह्मण भला न वैश्या इनमें भला न कोई, और कोई कोई वैश्या तो भली ब्राह्मण भला न कोई। मैंने कहा यार ये तो ज़्यादा खराब हो जाएगा, ब्राह्मण भी कुछ तो अच्छे होते हैं, भले होते हैं, ऐसा नहीं है कि। और दूसरा संस्मरण में डॉक्टर साहब बताऊं अपना कि 2000 में मेरी एक किताब आई, नोएडा में उसका विमोचन हुआ, बहुत शानदार कार्यक्रम हुआ, कमलेश्वर जी ने विमोचन किया। और उसके बाद मैंने बहुत अच्छी चाय पानी की, जल पान की व्यवस्था की थी, बर्फ़ी भी थी और बिस्कुट भी थे, नमकीन भी था। तो जो नोएडा से मैंने लोग आमंत्रित किए थे सेक्टरों से, कार्ड मैंने काफ़ी बांटे थे, काफ़ी लोग आए, हॉल भर गए तो पूरा। तो मेरी चाय पी रहे, मेरे बिस्कुट खा रहे, मेरी बर्फ़ी खा रहे और मुझसे कह रहे अरे गुजर भी किताब लिखने लगे। अरे गुजर भी किताब लिखने लगे। तो ये जो मानसिकता है, हमें इस मानसिकता के खिलाफ माहौल बनाने की ज़रूरत है। और मैं नहीं चाहता कि जिन लोगों ने हमें अपमानित किया है हम लोग उन्हें अपमानित करें। मैं ईमानदारी से दिल से ये भी नहीं चाहता। हम उन्हें के लिए लेकिन ये समझाने का प्रयास तो करें कि भैया अभी इस पे पीछे जब रामचरितमानस पे बहुत चर्चा चली, बहुत डिबेट चली, प्रोफेसर साहब भी बैठे होंगे एक दो डिबेट में, और योगेंद्र जी तो ठीक से बहुत बढ़िया तरीके से इन सामाजिक विसंगतियों पर प्रहार करते रहते हैं। तो हमें ऐसा कह के उसमें उपेक्षित किया जाता था कि दो चार चौपाई रट के आ जाते हैं, पढ़ते वढ़ते तो है नहीं। अब एक वो हमारे प्रोफेसर साहब के मित्र हैं हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, उन्होंने यही डायलॉग चलते शो में बोला ऑन एयर कि दो चार चौपाई पढ़ के आ जाते हैं। मैंने कहा सुनो त्रिपाठी जी, आप कहते नाम के पीछे त्रिपाठी लग गए, लोग समझ लेते हैं पढ़ा लिखा होगा। हमें तो सिद्ध करना पड़ता है, इसलिए हमें मेहनत करनी पड़ती है, आपको मेहनत करने की जरूरत नहीं है। मैंने कहा रामचरितमानस में 7 कांड हैं, या तो हर कांड से 2-2 चौपाई केवल आप सुना दो, नहीं तो 10-10 चौपाई मैं सुनाता हूँ हर कांड से। तो फिर वो चुप हो गए। तो ये जो मानसिकता बनी हुई है कि बुद्धि और सम्मान और प्रतिष्ठा और ताकत और धन और सत्ता ये कुछ लोगों के ही लिए हैं और बाकी लोग तो बस सेवा करेंगे, ये मानसिकता खराब है। इस मानसिकता को तोड़ने की ज़रूरत है, इससे लड़ने की ज़रूरत है। और मैं शायद आपने कहा अभी कि इसको ज़्यादा उभारने की ज़रूरत है। अच्छा, आशुतोष जी ने कहा, मैं उनकी इस बात से सहमत हूँ। जब दूसरी मैंने देखा कि जब सहारनपुर से एक वो शुरू हुई, ये जो अभी चंद्रशेखर ने पार्टी बनाई है, तो इनसे पहले भीम आर्मी उन्होंने शुरू करी। तो इन्होंने जगह जगह बोर्ड लगाए ग्रेट चमार, और अपनी गाड़ियों पे भी लिखा चमार। जब और लोग लिख सकते हैं ब्राह्मण, राजपूत, छोरा जाट का, छोरा गुजर का, तो चमार क्यों नहीं लिख सकता अपनी गाड़ी पे, गर्व क्यों नहीं कर सकता अपनी जाति पे? तो इसकी भी ज़रूरत है। तथाकथित बुद्धिजीवियों को, तथाकथित समाज के ठेकेदारों को, तथाकथित राष्ट्रवादियों को, तथाकथित सामंतवादियों को इसमें जातिवाद नज़र नहीं आता कि भारत की 40 यूनिवर्सिटीज़ में एक भी प्रोफेसर ओबीसी समाज से नहीं है। उन्हें इसमें जातिवाद नज़र नहीं आता कि सेंट्रल सेक्रेटरीट में एक भी सचिव ओबीसी नहीं है। उन्हें इसमें भी जातिवाद नज़र नहीं आता कि देश भर के हाई कोर्ट में जबकि 27% का आरक्षण है, मात्र 6% ओबीसी जज हैं और मात्र 9 या 11% एससी समाज के जज हैं। एससी का आरक्षण लागू हुए 75 साल हो गए, अभी तक भी केंद्रीय सेवाओं में अनुसूचित जातियों के ये संसद के अंदर जवाब दिया गया केंद्र सरकार की ओर से
कि अनुसूचित जातियों के लगभग 60% पद अभी भी खाली पड़े हैं। ओबीसी के 70% के करीब पद खाली पड़े हैं क्लास 1 में, केंद्रीय सेवाओं में। इसमें उन्हें जातिवाद नजर नहीं आता। जब दलित, पिछड़े, वंचित समाज के लोग, शोषित समाज के लोग जाति जनगणना की बात करते हैं, या अपने बच्चों को स्कूल कॉलेजों में, यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन दिलाने की बात करते हैं, या उन्हें नौकरियों में प्रतिनिधित्व की बात करते हैं, सत्ता में हिस्सेदारी की बात करते हैं, सम्मान की बात करते हैं, तो उन्हें जातिवाद नजर आता है। तो तय ये करना पड़ेगा कि जातिवाद है क्या? क्या जातियों का शोषण करना जातिवाद है, या दबे कुचले लोगों का हक मांगना जातिवाद है? मनुस्मृति में साफ साफ उल्लेख है कि ब्राह्मण का नाम बुद्धि सूचक शब्द से प्रारंभ होना चाहिए, जैसे कि ज्ञान प्रकाश शर्मा, इस तरह के नाम होने चाहिए, बुद्धि प्रकाश। क्षत्रिय का नाम बल सूचक शब्द से होना चाहिए, बलवान सिंह, संग्राम सिंह, और वैश्य का नाम धन सूचक शब्द से होना चाहिए, लखपत राय, करोड़ीमल। और शूद्र का नाम निंदा सूचक शब्द से होना चाहिए। ये लिखा है? हाँ, ये मनुस्मृति में साफ साफ उल्लेख है। हमारे यहाँ नोएडा में, मैं नोएडा का ही मूल निवासी हूँ, एक बहुत बड़े चौधरी जिनके पास बहुत बड़े जमींदार, जिन्हें सैकड़ों करोड़ रुपए मुआवजा मिला और समाज में बड़ी इज्जत। नाम क्या था? कुड़िया। नाम उनका कुड़िया, थावर, इतवारी, शनीचर, गोबर। गोबर, अरे प्रेमचंद जी का उपन्यास नहीं पढ़ा आपने? उसमें पात्र का नाम ही गोबर है, और ये होते हैं सचमुच भी। तो ये जो एक मानसिकता है, एक मानसिकता बना, और जिन्हें धर्म ग्रंथ कहते हैं, जिन्हें धर्म ग्रंथ कहकर थोपते हैं। रामचरितमानस में लगभग 100 चौपाई ऐसी हैं जो मानवता को कलंकित करती हैं, अपमानित करती हैं, जो शूद्रों के खिलाफ भी हैं, स्त्रियों के खिलाफ भी हैं। तुलसीदास रामचरितमानस में लिखते हैं, और जो विकलांगों के का भी मजाक उड़ाते हैं, विकलांगों पे भी कटाक्ष करते हैं। काने खोरे कुबरे कुटिल कुचाली जान, तिये विशेष पुनि चेर के भरत मात मुस्कान। कि ये काने, लंगड़े, लूले, कुबड़े, ये तो होते ही कुटिल और कुचाली हैं, ये तो नालायक ही होते हैं। और उनमें भी स्त्री, और ऊपर से फिर शूद्र, दासी, ढोल गवार, शूद्र पशुनारी, शकल ताड़ना के अधिकारी। और दूसरी तरफ वो कहते हैं कि सापत ताड़त पर उसके हंता, विप्र पूज्यस गावे संता, पूज्य विप्रशील गुणहीना, शूद्र न गुणगण ज्ञान प्रवीणा। तो ये जो जड़ है, ये बहुत गहरी हैं, इनसे मानसिकता बनती है, मानसिकता से इस तरह के मुहावरे बनते हैं। और ये मुहावरे, यद्यपि मैं ये बात मानता हूँ कि दोनों तरफ से हैं, जवाब में भी बनाए, फिर जब ज़्यादा परेशान कर लिए तो जवाब में भी बनाए। मैं अपना संस्मरण बताता हूँ। जाति और सांप्रदायिकता के विषाणु, ये अपने आप में ही बहुत कुछ कहता है। और आपने उस जड़ पे, या कहें कि भारतीय समाज की उस नब्ज पे हाथ रखा है, और उस बीमारी को पकड़ा है जो इस देश की सबसे भयंकर बीमारी है। सबसे भयंकर बीमारी है, लेकिन इस बीमारी के बारे में कोई बात करना नहीं चाहता। हमारे क्षेत्र में एक गांव में कैंसर के बहुत ज़्यादा केस हो गए, तो गांव के लोगों ने एक मीटिंग की, कहा कि मीडिया को बुलाओ, राजनीतिक लोगों को बुलाओ, चर्चा करो और इसका कुछ इलाज हो। तो कुछ लोगों की राय ये बनी कि नहीं, इसकी चर्चा मत करो, वरना गांव में रिश्ता होने बंद हो जाएंगे। लोगों को अगर ये पता चल गया कि इस गांव में कैंसर ज़्यादा हो रहा है, तो बच्चों की शादी नहीं होगी। तो ये हालत हमारी है। ये बीमारी तो है, सब जानते हैं, लेकिन इसकी चर्चा करना नहीं चाहते, और चर्चा करते भी हैं तो उल्टी तरफ से करना चाहते हैं। जो आपने हमारे डॉक्टर रफरफ, शकील अंसारी और जावेद भाई ने जो अलग अलग भाषाओं के, अलग अलग बोलियों के, अलग अलग क्षेत्रों की, अलग अलग समाजों की कहावतें, मुहावरे, लोकोक्तियाँ एकत्र की हैं, एक पुस्तक में हमें पढ़ने का अवसर दिया है, वो तो महत्वपूर्ण है ही है। लेकिन इस पुस्तक के शुरू में जो आपने जो लेख लिखे हैं,
वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। ये एक खाली एक सामान्य पुस्तक न होकर ये एक शोध ग्रंथ है, और ये विद्यार्थियों के लिए भी और समाज विज्ञान और राजनीति शास्त्र के विद्यार्थियों के लिए भी और कार्यकर्ताओं के लिए भी एक संदर्भ ग्रंथ का काम करेगा, एक समझ पैदा करने का काम करेगा, ऐसा मेरा विश्वास है। आपने इसमें मनुष्य की यात्रा शुरुआत से लेकर मनुष्य किस तरह पैदा हुआ, कैसे आगे बढ़ा, आपने जो मनुष्य की प्रजातियां हैं उनका भी जिक्र किया है कि जो पहले होमो इरेक्टस, निएंडरथाल्स, और अब आपने इसमें ये भी लिखा है कि अब इस समय एक ही होमो सैपियन नाम की प्रजाति के ही मनुष्य पूरी दुनिया में हैं। हम सब एक ही प्रजाति के मनुष्य हैं, सत्य प्रजाति ही है। धर्म, जाति, वर्ग ये सब कल्पनाएं हैं, ये काल्पनिक चीज़ें हैं। तो हम सत्य को भूलते जा रहे हैं, कल्पनाओं पे आपस में लड़ रहे हैं। तो ये आपने बहुत महत्वपूर्ण इसमें फिर बोली, भाषा, लिपि कैसे विकसित हुई, ईश्वर, धर्म और जाति कैसे पैदा हुए, इस पे आपने बहुत शानदार लिखा है और बहुत शानदार शोध किया है। उसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। ये पुस्तक पढ़ने लायक है, सबको पढ़नी चाहिए। कहावतें जो बनी हैं, अभी शिवाजी ने भी जिक्र किया और प्रोफेसर साहब ने भी जिक्र किया कि नाम भी जाति और वर्ण के आधार पर रखे जाते हैं। आप दोनों को पता होगा, आप दोनों मुझसे ज़्यादा विद्वान हैं, पढ़ा है आपने, लेकिन शायद ये जिक्र करना भूल गया आप कि इसकी जड़ हमारे ग्रंथों में, शास्त्रों में ही है। ये मनुस्मृति से आती है इसकी जड़।